हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हमारे ऐप वाले स्टूडेंट्स को भी आई रियली एक्सटेंड अ नाइस हार्टी वेलकम। सो वी आर स्टार्टिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, वाटर। ये चैप्टर जो है इट मे अपियर सिंपल टू यू बट इट इज़ नॉट सो। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं जो कि बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको 11th-12th में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर को ढंग से पढ़िएगा और धीरे धीरे हम करेंगे इसको। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द सिलेबस। आपका इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। यू गॉट ओनली 9 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड वी विल बी फिनिशिंग देम नाइसली। हम अच्छे से इसको जुलाई अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको बहुत टाइम बचेगा रिवीजन का भी। ठीक है, तो हम वाटर स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पूरा सिलेबस दे रखा है ना, द होल सिलेबस इज गिवन विच इज देयर फॉर योर एग्जाम्स दिस ईयर। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वाटर जो है उसका केमिकल नेम क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो केमिकल फॉर्मूला तो वाटर का सबको पता है, इट इज़ H2O और इसको केमिकली हम बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्साइड, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। ठीक है, या तो हम इसको बोल देंगे हाइड्रोजन का ऑक्साइड या ऑक्सीजन का हाइड्राइड, दोनों चीज़ें ठीक हैं, सही हैं। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला कितना है, H2O। तो मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल है, 1 H का होता है 1, तो 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो ये हो गया आपका 2 + 16 दैट इज 18 AMU इसका मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो वाटर का स्ट्रक्चर जो है, वाटर जो है इट इज़ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है इसमें, और ये वाटर का स्ट्रक्चर है। इसमें एक ऑक्सीजन एटम है और 2 ये बॉन्ड्स हैं, मतलब ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड शो कर रहा है और दोनों हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू उस एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ पे जो वाटर के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो OH 2 बॉन्ड बन रहे हैं इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड होता है। ये डिग्री होती है 104.5 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री फिक्स्ड है, ये बॉन्ड एंगल फिक्स्ड है, इतना ही होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स के जो 2 बॉन्ड्स हैं उनके बीच में यही एंगल होता है। ठीक है, इसका अगर हम इसके कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये जो आपके डायग्राम बनाते हैं आप 10th में पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से दे रखा है। इन्होंने क्या किया है कि एक H के एटम को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, दूसरे H के एटम को सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, और उस बीच में हमने ले लिया है ऑक्सीजन का एटम, और ऑक्सीजन का एटम जो है वो दोनों सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब दोनों से बॉन्ड बना रहा है। और इसके बीच में हम ये जो हमारा इंटरसेक्शन का जो रीजन है, इसके बीच में हम उतने इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं जितने की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने बॉन्ड बना रहे हैं उनको हम ये जो हमारा रीजन होता है इंटरसेक्शन, इसमें मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अब हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन के पास तो डिफरेंट कलर लेते हैं, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वाले हाइड्रोजन का, और इस वाले हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, क्लियर। अब हम दूसरा कलर लेते हैं, ऑरेंज। ओके, अब ये जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का आपको याद करो एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 2 और 6, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल में। तो इसके देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स के साथ 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे HOH ये हमारा वाटर का स्ट्रक्चर है। मैंने ये स्ट्रेट बना दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये अभी जैसे मैंने बोला बॉन्ड एंगल होता है इनके बीच में, एंड दैट बॉन्ड ये जो एंगल है ये फिक्स्ड होता है, इट इज़ 104.5 डिग्री, इट इज़ फिक्स्ड। ऑलराइट, तो ये हमारे वाटर का स्ट्रक्चर है, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है HOH। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा जो है ये हो गया इसका स्ट्रक्चर HOH। ठीक है, तो ये यहाँ पे शो कर रखा है। अब वाटर हमारा दुनिया में, आपने वाटर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बचपन से सुन रहे हो। आज वाटर कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन हम पूरी दुनिया वाटर के पीछे है ना, सेव वाटर एंड यूज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, डोंट वेस्ट वाटर। हम अपने बच्चों से भी बोलते हैं कि जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप टैप को ओपन मत छोड़ो, शावर कम यूज़ करो, पानी को कम यूज़ करो, बकेट से लेके नहाओ, बर्तनों में, मतलब डोंट वेस्ट वाटर, बिकॉज वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स।
क्यों? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। हमारा जो अर्थ का 70% एरिया है, जो अर्थ के सरफेस की बात करें, अर्थ का जो सरफेस एरिया है उसका मोर देन 70% इज कवर्ड विद वाटर। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो वाटर है वो सारा वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, हम उसको पी नहीं सकते। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद वाटर, बट उस वाटर को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको हम पी नहीं सकते, उसको हम डेली लाइफ की जो हमारी जो कोर्स होते हैं, डेली काम होते हैं, उनमें यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों? फैक्ट्रीज में यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट इज सलाइन, वो सी वाटर है, सॉल्टी वाटर है, उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें जो पानी जो हमारे लिए अवेलेबल है, जिसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, वो हमारा फ्रेश वाटर है, जो कि हमारी रिवर्स में होता है ना। रिवर्स में होता है, और कहाँ होता है? ग्लेशियर्स में होता है, और कहाँ होता है? जो हमारे वाटरफॉल्स होते हैं उनमें, वो सब चीज़ें हमारी फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। तो हार्डली 2.5% ऑफ दिस वाटर मेक्स अप द वर्ल्ड सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, इंक्लूडिंग द फ्रोजन वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये जो 2.5% की हम बात करें, इसमें ग्लेशियर्स और पोलर आइस कैप्स भी इंक्लूडेड हैं, उसको मिला के सिर्फ 2.5% है, जो कि हमारे काम का है, हमारे यूज़ का है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। वाटर के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं हो सकती, वाटर एंड एयर ऑब्वियसली। एंड वाटर यूनिक है, बिल्कुल यूनिक है। क्यों यूनिक है वो हम अभी पढ़ेंगे। वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिजिकल स्टेट्स, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस फॉर्म में होता है लिक्विड वाटर जो हम पीते हैं, और जो सॉलिड गैसेस फॉर्म है वो वाटर वेपर, जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। ये वाटर साइकिल का डायग्राम दे रखा है, इसको आप बना लीजिएगा। वैसे केमिस्ट्री में तो ये बनाने को नहीं आता है, लेकिन फिर भी वाटर साइकिल का डायग्राम ये भी आप बचपन से बनाते आ रहे हो कि कैसे क्या होता है ना, तो इसमें कोई नो बिग डील। अब हम चल रहे हैं अपने कि वाटर इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम अभी पढ़ने वाले हैं ना, ये रीजनिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, यू मस्ट गिव ड्यू अटेंशन टू देम। अच्छा बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को ऐसा कुछ स्टूडेंट्स मेरे को कहते हैं कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कुछ तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, तो आप वीडियो की स्पीड स्लो कर लिया करो, है ना, उसको बार बार देख लो। या कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मैसेज में मेरे से पूछ लो। आप ऐप में हैं तो ऐप में तो हम आपकी लाइव क्लास लेते ही हैं, तो आप ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। आप उसमें आपको ऐप में क्या बेनिफिट है कि एक तो आपको वीडियोस सारे अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे हम सारे कंप्लीट वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर नहीं डाल रहे हैं। ऐप में आपका सब कुछ अवेलेबल है। ऐप के थ्रू हम आपके टेस्ट भी ले सकते हैं, ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, ऐप में आपके नोट्स अवेलेबल हैं, और ऐप के थ्रू आप हमसे कभी भी चैट कर सकते हो पर्सनलाइज्ड। जैसे यूट्यूब में तो सबको दिख रहा है ना कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो दैट वे। और ऐप के थ्रू हम वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। जैसे किसी बच्चे ने वॉइस मैसेज भेज के मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं वॉइस मैसेज में उसको रिप्लाई भी कर सकती हूँ, तो आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर मैनर। तो वो सब ऐप के थ्रू हो सकता है ना। और एक जो हम रिवीजन प्लान करेंगे वो हम आपको धीरे धीरे बताते जाएंगे, कि मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ कि आप मेरे साथ तसल्ली से पढ़ते रहो। मैं आपका कंप्लीट कोर्स बहुत जल्दी करा दूंगी, और इस तरीके से कराऊंगी कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। डोंट बी इन अ रश, डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द सिलेबस। जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उनको धीरे धीरे समझ के करो बेटा। तो आपको क्या होगा कि 9th 10th 11th 12th सब में ये चीज़ें काम आएंगी। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो तो उसमें यही क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मैं बीच बीच में बोलती हूँ ना, जो बुक में नहीं दे रखा होता, ये इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग सोचते हो कि नहीं बस फटाफट सिलेबस फिनिश करो, क्वेश्चंस आ जाए, हमें क्वेश्चन करने और काम खत्म। तो मैक्सिमम बच्चों का वही होता है। लेकिन जो बच्चे 100% मार्क्स चाहते हैं, जिनको कि 100% चाहिए, दे शुड पे अटेंशन, है ना। बाकी नंबर तो सबके आ ही जाएंगे, क्वेश्चंस लर्न करोगे तब भी पास तो हो ही जाओगे। वो अच्छी परसेंटेज भी आ जाएगी, आई वुड से 70 to 80%। लेकिन 100% वाले बच्चे को सब कुछ आना चाहिए, आगे भी हेल्प करता है वो, ठीक है। तो वाटर इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। हमारे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पर, लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे इंसेक्ट्स हों, चाहे प्लांट्स हों, हम तो हैं। तो हमारे सबकी बॉडी के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारे बॉडी का 70% बॉडी वेट वाटर होता है। वाटर अकर्स इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट्स। मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी की हर प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही होती है।
बायोलॉजी इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। तो सारे साइंस अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड होते हैं, बायो के साथ हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, तो ये सारी चीज़ें सब इंटीग्रेटेड है। तो बिना पानी के हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं हो सकता है, ना हम सांस ले सकते हैं, ना हम खाना अपना डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना हमारे कोई एंजाइम काम करेंगे। Without water, nothing will work. No metabolic system will work of any cell of any living organism. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, उसकी बॉडी में कोई एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, कोई हार्मोन्स काम नहीं करेंगे, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा। दिस इज 100% ट्रू। ओके, ऑर्डिनरली वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। नॉर्मली वाटर को हम देखते हैं लिक्विड स्टेट में ही होता है, लेकिन अगर उसको हम नॉर्मल प्रेशर पे, जो हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 760 mm of Hg, उस पर अगर हम हीट करें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल करता है ना। इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर फॉर्म। व्हेन स्टीम कंडेंसेस बैक इनटू वाटर, हीट इज रिलीज्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कह रहे हैं, जब वाटर लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब करके वाटर इवेपोरेट हो गया। इसीलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आपकी जब स्वेटिंग होती है, जब आपको पसीना आता है और पंखा चलता है तो आपका स्वेट इवेपोरेट होता है, तो आपको रिलीफ क्यों फील होता है? Why does it produce a cooling effect? Evaporation of sweat produces a cooling effect on your body. ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा रीजनिंग का क्वेश्चन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जब लिक्विड स्टेट से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो हीट लेके इवेपोरेट होता है, उसके अंदर वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके हमारा पसीना जब इवेपोरेट होता है, दैट इज व्हाई वी फील कूलर। ओके, हमें अच्छा लगता है, वी फील मच बेटर बिकॉज एक्सेस हीट इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, अब जब वो स्टीम जो कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वाटर, जब वो वापस लिक्विड फॉर्म में आएगा तब क्या होगा, तब हीट जो होती है रिलीज होती है। ऑपोजिट हो गया, जब पसीना हमारा स्वेट या लिक्विड जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो हीट अब्जॉर्ब होकर इवेपोरेट हुआ, जब वो वेपर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन हीट इज रिलीज, जो हीट अब्जॉर्ब हुई थी वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, सो दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन एंड इट इज इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मतलब जितनी हीट ली गई, वाटर ने जितनी हीट ली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ही, उसको हमने बोल दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसने जितनी हीट रिलीज की जब वो वेपर दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बहुत सिंपल है, लेकिन इसको दिमाग में बिठा लो। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है, कंडेंसेशन की हीट और वेपराइज। आगे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, तो ये यहीं पे समझ के चलो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और कंडेंसेशन क्या होती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। जो वर्ड है ना हमारा LATENT, लेटेंट, लेटेंट मीन्स हिडन, मीन्स जो चीज़ हमें क्लियरली दिख नहीं रही है, कहीं छुपी हुई है। तो ये हीट जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप हो जाती है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लेटेंट हीट, बिकॉज इट इज हिडन इन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ओके, अब क्या है, एक और चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि टॉरेंशियल रेन जो होती है, टॉरेंशियल रेन क्या होती है, जब बहुत आंधी तूफान आते हैं, आंधी तूफान के साथ जो बरसात होती है उसको हम टॉरेंशियल रेन बोलते हैं। तो उस समय जो हीट रिलीज होती है, मतलब जो एकदम आंधी तूफान आता है फिर बिजली चमकती है, तो वो सब जो होता है वो इसीलिए होता है कि लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो पानी के अंदर है वो सडनली रिलीज हो जाती है एंड दैट कॉजेज दैट वायलेंस एंड टर्बुलेंस एंड दैट इज नोन एज टॉरेंशियल रेन के साथ जो ये आंधी तूफान जो होता है, बिजली चमकती है, वो सब उसकी वजह से होता है। ओके, जो लाइटनिंग होती है उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ टॉरेंशियल रेन की बात करूँ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये सब आपको पता है बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टडी देम। ओके, प्योर वाटर की नेचर क्या होती है, इट इज़ अ क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड, इट इज़ कलरलेस, इट इज़ ओडरलेस, इट इज़ टेस्टलेस। जो प्योर वाटर होता है ना उसमें कलर होता है, ना उसमें स्मेल होती है, ना उसमें कोई टेस्ट होता है। जो टेस्ट हमें आता है पानी का, जब हम पानी पीते हैं तो हमें पानी का टेस्ट आता है, फ्लैट नहीं होता पानी, इट हैज सम टेस्ट। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हैं। जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो मिनरल वाटर पीते हैं ना, आपने सुना है मिनरल वाटर, तो
उसका जो वाटर का टेस्ट होता है दैट इज, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है कि वाटर में जो टेस्ट है, वाटर तो हमारा भाई टेस्टलेस लिक्विड है, तो उसमें जो टेस्ट है वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ दी गैसेज एंड सॉलिड्स डिजॉल्व इन इट, दैट इज इम्प्योरिटीज। हम यहाँ पे इम्प्योरिटी का मतलब चिल्ड्रन गंदगी नहीं है, इम्प्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि पानी में मिट्टी मिली हुई है, पानी में पत्थर है, पानी में कुछ इन्फेक्शन है, वायरस बैक्टीरिया, नो, वी आर सेइंग इम्प्योरिटी। दैट मीन्स हम केमिकली बात कर रहे हैं यहाँ पे कि केमिकली वाटर इज H2O, उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है, मतलब उसमें और कुछ केमिकल्स डिजॉल्व है विच माइट बी यूजफुल फॉर अस और विच माइट नॉट बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, हम केमिकली बात करें कि केमिकली वाटर प्योर नहीं है, उसमें और कंपोनेंट्स डिजॉल्व हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं। हम मिनरल वाटर पीते हैं ना, मिनरल्स पानी में ज़रूर होने चाहिए। जो पहले RO आते थे ना उसमें मिनरल्स सारे अब्जॉर्ब हो जाते थे, तो वो प्रॉब्लम करता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पानी हमेशा उसमें कुछ मिनरल्स होने ही चाहिए जिससे हमें जो हमारी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सटर्नली लेने की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सबको पता है कि अंडर नॉर्मल प्रेशर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबको पता है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है इट इज़ अफेक्टेड बाय प्रेशर। प्रेशर से जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर फ़र्क पड़ता है। अब क्या फ़र्क पड़ता है कि बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या कह रहे हैं कि इट इज़ किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर है जब वेपर प्रेशर उस लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, ये एक कंटेनर है, इसमें हमने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है। अब ये लिक्विड क्या हो रहा है, धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहा है, इवेपोरेट होना शुरू कर दिया अगर हमने इसको हीट किया तो, ठीक है। हम इस लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इवेपोरेट होना शुरू हो गया। अब ये जो लिक्विड था ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये जो इसकी वेपर है, अगर अब इस स्टेज पे जब ये इवेपोरेट होना शुरू हो गया, आपने देखा होगा किचन में भी, अगर हम अब इस पर एक लिड रख दें, एक ढक्कन रख दें इसके ऊपर, तो क्या वो ढक्कन हिलना शुरू हो जाएगा उसकी प्रेशर की वजह से, होगा ना। आपने देखा होगा अगर घर में हम पानी बॉईल करें किसी बर्तन में, उस पर ढक्कन रख दें, पूरा कवर कर दें, उसको खुला ना छोड़ें, तो पानी स्टार्ट स्पिलिंग ओवर, और वो बर्तन अगर हल्का होगा तो वो हिलना शुरू, ढक्कन हल्का होगा तो वो हिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो दैट वेपर स्टार्ट्स एक्सर्टिंग प्रेशर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है किसी भी लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जबकि वो अपने वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और जो उसके वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, इस प्रिंसिपल पे प्रेशर कुकर बना है। प्रेशर कुकर बनाए तो क्या होगा कि दिस इज़ द प्रिंसिपल बाय विच अ प्रेशर कुकर वर्क्स, कि क्या है कि जितना ज़्यादा हमने प्रेशर लगा दिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो उतनी जल्दी वो चीज़ कुक हो जाएगी, ठीक है। तो इन द हिल्स द वाटर बॉइल्स, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप कहते हो ना रीजनिंग के क्वेश्चन साथ साथ बताते जाओ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का, कि इन द हिल्स वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर लोअर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पे खाना प्रॉपर्ली नहीं बनता है हिल्स पे। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पानी जो है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम होता है कि ज़्यादा होता है, हिल्स पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होता है तो क्या होता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही बॉयल हो जाता है, पहले ही बॉयल हो जाता है पानी, लेकिन जो चीज़ हम उसमें कुक कर रहे हैं वो कुक नहीं हो पाती, पानी बॉयल हो गया वो चीज़ कुक नहीं हो पाई है, तो इसीलिए वहाँ पे खाना ढंग से नहीं बन पाता। देयरफॉर प्रेशर कुकर्स वहाँ पे हिल्स में बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि वो प्रेशर को मेंटेन करते हैं उस वेसल के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। अगर हमने उसमें कुछ मिला दिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे नमक, इम्प्योरिटी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नमक मिला दिया हमने तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब हम बात करें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, दो अलग चीज़ें हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस सेम है कि अलग है?
देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर हमारा क्या है, 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम, या 760 mm ऑफ मरकरी, उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है। तो प्योर वाटर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, देखो बॉइलिंग पॉइंट जो था वो प्रेशर के जब इसमें इम्प्योरिटीज हमने मिलाई थी तो वो बढ़ रहा था। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो प्रेशर के साथ डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज इन इट। अब ये देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी मिलाई है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसीलिए जब हम आइसक्रीम जमाते हैं, जो आइसक्रीम के वेंडर्स होते हैं जो आइसक्रीम लेके घूमते हैं, कुल्फ़ी वाले जो होते हैं, वो आइस के साथ सॉल्ट मिला के रखते हैं। क्यों मिला के रखते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जो कुल्फ़ी बेचने वाले होते हैं ना, कुल्फ़ी सबने देखी, आइसक्रीम कुल्फ़ी जो ठेले पे बेचते हैं, जिनके पास मशीन है उसकी बात नहीं कर रही, तो वो जो आइस बॉक्स होता है उसमें आइस के साथ वो सॉल्ट मिला के रखते हैं ताकि उनकी आइसक्रीम जल्दी मेल्ट ना हो। तो इसका रीज़न क्या होता है ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑल राइट, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज़ द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है, ये वाटर की डेंसिटी का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसकी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और उसके बाद जब हम टेम्परेचर कम करना शुरू करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो वाटर जो है, अब कोई चीज़, किसी चीज़ को अगर हम फ्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। देखो ये आपको फ्रीजिंग का, बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट पता है, आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, कि जैसे सपोज एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसमें ये सपोज सॉलिड स्टेट है, ठीक है। तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे ना। सॉलिड स्टेट में आपने डायग्राम बनाया होगा छोटी क्लासेस में कि सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है, तो ये सॉलिड हो जाता है। अब लिक्विड अगर हम लेंगे तो लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे वो ज़्यादा जगह घेरेंगे क्योंकि वो उनके बीच में गैप आ गया, दूर दूर हो गए वो, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर अब हम इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, ये और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं हम कि कोई चीज़ अगर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे वाटर के, यहाँ पे ये गैस है, अगर हम इसको थोड़े से कंप्रेस करके रखेंगे, एलपीजी जो आप किचन में यूज़ होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होती है कि गैस जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे ही हम सिलेंडर की नॉब खोलते हैं वो प्रेशर रिलीज होता है और वो लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होकर भागने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ आपको कि नॉर्मल स्टेट में क्या होता है कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किसी चीज़ पे या टेम्परेचर उसका कम करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो जाती है। अगर हम उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इनकी इनहेरेंट एनर्जी बढ़ जाएगी और ये फटाफट मूव करने लग जाएंगे, मतलब दे विल ट्राई टू ब्रेक फ्री। जो इनकी आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये उसको तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे अपने लेवल से। तो अगर हम किसी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब उसको हीट करते हैं, तो उसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं एंड द मॉलिक्यूल्स टेंड टू मूव आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो सॉलिड जो है वो मॉल्टन फॉर्म में आ गया या वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के सरफेस से वो मॉलिक्यूल्स मूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी निकलते हैं। तो इसका मतलब तब हम कहते हैं कि लिक्विड जो है वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो उनको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रख रही थी, वो ब्रेक हो जाती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ का टेम्परेचर, किसी भी कोई भी
आप यहाँ पे ले लो, कंपाउंड ले लो या कोई भी चीज़ है, उसका हम टेम्परेचर अगर कम करते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, इट फ्रीजेस, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि नॉर्मल 4 डिग्री तक, तो सपोज हम 50 डिग्री पे हमारा वाटर, उसको 50 डिग्री से 4 डिग्री तक ला रहे हैं, तो उसका जो चेंज हो रहा है उसके वॉल्यूम में, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर हमने 4 डिग्री से उसको और नीचे ले आए, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। तो ये है कि वाटर की एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, ये भी रीजनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने कि वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, दैट मीन्स 92 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर बिकम 100 वॉल्यूम्स ऑफ आइस, देयरफॉर विद रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस बीइंग 0.92 इट फ्लोट्स। तो रिलेटिव डेंसिटी कम हो जाती है आइस की। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हुआ? वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, तो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर में क्या कह रहे हैं कि ये यही बात हो गई कि अनयूजुअल प्रॉपर्टी है कि जब उसको ठंडा करते हैं तो पहले वो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट करता है जैसे कि दूसरे लिक्विड्स बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे लेके गए उसको, इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग एंड कंटिन्यूज टू डू सो टिल द टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द पॉइंट एट विच इट फ्रीजेस इनटू आइस, ठीक है। तो ये जो अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, ये देखो आपको ग्राफ में दिखा रखा है कि 0.998 इसकी डेंसिटी है और यहाँ पे ये 4 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये आपको डेंसिटी की जो मैक्सिमम जो है वो डेंसिटी 4 डिग्री पे है यहाँ पे, तो इन्होंने ग्राफ से दिखाया, ठीक है। ये टेम्परेचर है, माइनस में है, ये 20 डिग्री है, ये -10 डिग्री है और ये 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम है, ये दिखा रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी ऑफ अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से जब कोई लेक है या कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि आइस बन जाती है वाटर बॉडीज़ के ऊपर, लेकिन वो आइस जो होती है उसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर हम उसमें कुछ करें तो वो आइस ब्रेक हो जाती है और नीचे पानी होता है। आपने हिंदी मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में बहुत देखा होगा ये चीज़। तो ये क्या बता रहे हैं कि वाटर बॉडी के अपर सरफेस पे आइस बन जाती है और नीचे जो है पानी रहता है, पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इससे क्या होता है कि वाटर अगर बहुत फ्रीज भी हो जाए, मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इतना कम है कि वाटर की अपर सरफेस फ्रीज हो गया, लेकिन यहाँ पे जो फिशेज रह रही होंगी, जो मरीन लाइफ होगी वाटर के अंदर, वो आराम से सरवाइव कर जाएगी। क्यों सरवाइव कर जाएगी? क्योंकि उनके रहने के लिए ये टेम्परेचर उतना ठंडा नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फिशेस हैं, छोटी हों चाहे बड़ी हों, ये सारी सरवाइव कर जाएंगी क्योंकि नीचे जो है वाटर है एंड इट इज़ मच वार्मर एज कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने कि अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, इट enables marine life to exist in the colder regions of the world because even when the water freezes on the surface it remains a liquid below the ice layer, so the marine life, marine मतलब सी, मरीन का मतलब जहाँ वर्ड मरीन यूज होता है इसका मतलब होता है रिलेटेड टू सी, ठीक है। तो मरीन लाइफ यहाँ पे सरवाइव कर जाती है। ऑलराइट, ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसमें से रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर्टीज में से, ठीक है। अब है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब वही लेटेंट हीट दोबारा से आ गई। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो लेटेंट हीट क्या है कि आप किसी सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। एक चीज़ है कि कोई सॉलिड जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जब तक वो पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो वो हीट जो चाहिए उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आइस टू चेंज इनटू वाटर। इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 336 जूल पर ग्राम और 80 कैलोरीज पर ग्राम। द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड when 1 gram of water solidifies to form 1 gram of ice at 0 degree centigrade.
ठीक है, ये इक्वेट करने को कई बार आ जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि लेटेंट हीट क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर सॉलिडिफाइज टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये इतनी हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है, तो इसकी वजह से जब एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा हो जाता है तब भी जो लेक्स होती हैं या जो रिवर्स होते हैं, जो और वाटर पॉन्ड्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं, वो एकदम से फ्रीज नहीं करती हैं, वो धीरे धीरे फ्रीज करती हैं, तो मरीन लाइफ जो है वो सर्वाइव कर जाती है, और पूरी वाटर बॉडी कभी भी फ्रोजन नहीं होती है, डजंट फ्रीज। ठीक है, पूरी नहीं करती है। अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का क्या हो गया, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज वाटर इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। वो हमने फ्रीजिंग की बात की थी, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से वेपर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उतना जो टेम्परेचर रहता है, जब चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर, स्टेबल हो जाता है टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, जो एनर्जी चाहिए उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, जितनी एनर्जी सप्लाई करने पे वो टेम्परेचर स्टेबल हो जाता है, चेंज नहीं होता है, थर्मोमीटर में रीडिंग आपकी स्टेबल हो गई, आप हीट करते जा रहे हो उसको हीट कर रहे हो लिक्विड को, लेकिन थर्मोमीटर में रीडिंग चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपकी वो जो अमाउंट ऑफ हीट आप सप्लाई कर रहे हो, दैट इज योर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है 540 कैलोरी पर ग्राम या फिर 2268 जूल्स पर ग्राम। एंड इसमें भी वही चीज आ गई, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसका भी ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हर पॉइंट के रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि इसी की वजह से होता है कि स्टीम कॉजेज फार मोर सीरियस बर्न्स देन वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने देखा होगा कि स्टीम से हम ज़्यादा जलते हैं बजाय कि बॉइलिंग वाटर से। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर ज़्यादा हीट एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, वो जब तक कन्वर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड होती है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज़ वाई इट कॉजेज मच मोर सीरियस बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर। ये इसका रीज़न हो गया। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बस हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अब लास्ट पॉइंट जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सारी आप लोग डेफिनेशंस और रीजनिंग सब याद कर लीजिएगा, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, देखो अब ये दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखो कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज अब्जॉर्ब्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। जब हमने 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड के थ्रू हीट किया, दैट मीन्स उसकी डिग्री हमने 1 डिग्री बढ़ाई। सपोज वो 60 डिग्री पे था, तो हमने 60 से 61 डिग्री ले जाने पे उसको जो हीट एनर्जी सप्लाई की, या वो 70 पे था तो 72 पे था, तो 72 से हमने 73 डिग्री में लेके गए, तो जितनी हीट एनर्जी सप्लाई की, 1 डिग्री चेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हम वाटर के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर चेंज लेके आ रहे हैं तो वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, इट ऑलवेज अब्जॉर्ब्स 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी, या फिर हम उसको 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है। मैं ये कह रही हूँ कि हमने 1 ग्राम वाटर को अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज किया है, वो डिग्री कुछ भी हो सकती है, सपोज हमने 80 to 81 किया है, 89 to 90 किया है, 70 to 71 किया है, 78 to 79 किया है, या 99 to 100 किया, मतलब 1 डिग्री रेज किया है उसका टेम्परेचर, तो जितनी वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उस हीट एनर्जी की वैल्यू होती है 4.2 जूल या फिर 1 कैलोरी, दैट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि दिस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ठीक है। और इसकी इतनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब ये काफ़ी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। और ये वाटर अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा, कोई भी चीज़ अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है कहीं से, तो जहाँ से वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है इसका मतलब वो एंटिटी तो हीट लूज कर रही है, तो वहाँ पे ठंडक हो जाएगी और वाटर के अंदर सारी हीट आ जाएगी। तो इसका मतलब वाटर की जो क्वालिटी है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको वाटर को वी यूज़ इट एज अ कूलेंट। वाटर को हम कूलेंट की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, हमारे डेजर्ट कूलर्स में, हमारे कार के रेडिएटर्स में, कार के इंजन में जो पानी डालते हैं ना रेडिएटर में, तो वो सब चीज़ें हम पानी को एज अ कूलेंट, बहुत सारी फैक्ट्रीज में एज अ कूलेंट यूज़ होता है वाटर, मशीन्स को कूल करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो ये अगेन फिर से एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आपके काफ़ी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है बॉक्स में, देखें क्या दे रखा है। ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज एबल टू मॉडिफाई द क्लाइमेट ऑफ द नियर बाय लैंड एरियाज, मेकिंग देम वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर। अब ये कह रहे हैं कि इतनी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, इसीलिए वाटर जो है, जो वाटर वेपर, एक वाटर बॉडी होती है हमारे आसपास, तो हमारे पूरे क्लाइमेट को चेंज कर देती है ना। और हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ज्योग्राफी में। दे आर ऑल्सो सेटअप बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट मॉडरेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ये सारे फिनोमेना भी होते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, वी आर फिनिशिंग एट दिस पॉइंट। आगे का मैं आगे लूँगी, आई एम नॉट कंटिन्यूइंग क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर आप लोगों को मैं एज आई प्रॉमिस थोड़ा थोड़ा करके कराऊंगी, ताकि आप लोगों पे ज़्यादा लोड ना आए, है ना। धीरे धीरे करके पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करो और साथ के साथ याद करते जाओ। मतलब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ कि डोंट बी इन अ हरी, डोंट बी इन अ रश टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस। सिलेबस आपका आराम से हो जाएगा, मुझे पता है। मैं आराम से आपका बहुत पहले, जो आपके स्कूल्स हैं उनके बहुत पहले करा दूंगी, ताकि आपके एग्जाम्स में, टेस्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स पूछते रहिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि वी ऑल्सो फील, आई फील वेरी हैप्पी कि जब इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दे आस्क देयर प्रॉब्लम्स, तो यू फील हैप्पी, है ना। एज अ टीचर आई फील वेरी हैप्पी, तो अच्छा लगता है। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और चलिए मिलते हैं। ओके, टेक केयर।